तो हेडिंग आप डाल देंगे सैटेलाइट डीएनए एंड रेपिटेटिव डीएनए। ठीक है, हेडिंग सैटेलाइट डीएनए और रेपिटेटिव डीएनए। ठीक है, लिखेंगे पहले द एंटायर ह्यूमन डीएनए और जीनोम, द एंटायर ह्यूमन डीएनए और जीनोम is isolated from the cell. The entire human DNA or genome is isolated from the cell and is undergone density gradient centrifugation. The entire human DNA or genome is isolated from the cell and is undergone density gradient centrifugation. Next point. Upon centrifugation, क्या कर रहे हो आप? ये क्या हुआ? कैसे? गाड़ी से गिर गए? कहाँ, कैसे? बाहर स्टैंड लगाते लगाते? नहीं, चलाते हुए कि मतलब कोई आगे से भिड़ा, साइड में से आया? अरे तेरी, ठीक है, अब दर्द वर्द नहीं है? मैं भी कल गिरा और लग गई, बिस्तर पे गिरा, नींद लग गई। हाँ, वापस से बोलूं? The entire human DNA or genome is isolated from the cell and undergone density gradient centrifugation. हाँ, शुरू से बोलूं? हाँ, तो एसी ऑन कर लो प्लीज। हो गया सब? And is undergone density gradient centrifugation. हाँ, फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अपॉन सेंट्रीफ्यूगेशन। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रीवियस पॉइंट तो हो नहीं सकता ना पृथ्वी जी, कि मैंने पहले पॉइंट लिखा हो फिर मैं उससे पहले वाला लिखाऊं। वी कांट गो बैक, वी कैन ओनली गो फॉरवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, किसी को शुरुआत से बुलवाना है क्या बता दो, मैं इसलिए आया आज कि हर 5 मिनट सर वापस शुरुआत से बोल दो एक बार आज। अपॉन सेंट्रीफ्यूगेशन, ये भारत की बहुत बड़ी दुविधा है। गुटके बेचने वाले सारे अरबपति हैं और अनाज पैदा करने वाला भूखा मरता है। बहुत सारे गुटके वाले अरबपति, कोई गुटके वाला देख लो आप, सबके पास ऐसे मैंशंस हैं और हर राज्य में बंगले हैं, और बेचारा जो कि सब पैदा करता है ना, जो सड़कों पे रहता है। खैर, अपॉन सेंट्रीफ्यूगेशन a main genomic DNA peak is produced. Upon centrifugation, a main genomic DNA peak is obtained. Main genomic DNA peak is produced, and along with it
and along with it another peak of DNA is produced. How are you? नहीं, उन्होंने बोला ऐसे, मतलब बोला नहीं, इशारा किया उन्होंने। मस्त। खैर आज चैप्टर खत्म ही करना है, कोई लोड नहीं है। क्या बोला? अनदर क्या, along with it another peak of DNA is obtained called satellite DNA. Another peak of DNA is obtained called satellite DNA. ब्रैकेट में लिख लेंगे डिफरेंट डेंसिटी और रिड्यूस्ड डेंसिटी देन जीनोमिक डीएनए। डिफरेंट डेंसिटी और रिड्यूस्ड डेंसिटी देन द जीनोमिक डीएनए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, this satellite DNA is made up of this satellite DNA is made up of this satellite DNA is made up of nucleotide repeats. This satellite DNA is made up of nucleotide repeats and hence is called repetitive DNA. Nucleotide repeats and is hence called repetitive DNA. Next point, this satellite DNA or repetitive DNA is non-coding in nature. This satellite DNA or repetitive DNA is non-coding in nature. मतलब तीन फीचर्स आपको मालूम चल गया, इसकी डेंसिटी मेन जीनोमिक डीएनए से डिफरेंट है, दूसरा ये न्यूक्लियोटाइड रिपीट से बना हुआ है, और तीसरा ये प्रोटीन्स को कोड नहीं करता, नॉन कोडिंग है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म आता है, ये सैटेलाइट डीएनए और रेपिटेटिव डीएनए। अब नेक्स्ट टर्म आता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। हमने देखा था हर व्यक्ति के अंदर जो 0.1% डीएनए डिफरेंट होता है उसे क्या कहते हैं? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। और ये किस कारण होगा? म्यूटेशन के कारण। और किस हिस्से में होगा? नॉन कोडिंग में मिलेगा। तो लिखेंगे हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में डीएनए पॉली इट रेफर्स टू the variations at the genetic level. It refers to the variations at the genetic level arising in a population due to mutations. Variations at the genetic level arising in a population due to mutations. Due to mutations. ठीक है, तो ये हो गया। फिर मतलब ब्रैकेट में लिख लेंगे दैट इज डिफरेंस इन 0.1% ऑफ डीएनए इन ऑल इंडिविजुअल्स। डिफरेंस इन 0.1% ऑफ डीएनए इन ऑल इंडिविजुअल्स।
next point, this genetic variation is observed in the non-coding regions. This genetic variation can be observed in the non-coding regions. Non-coding regions मतलब ब्रैकेट में repetitive DNA. is observed in the non-coding regions मतलब ब्रैकेट में repetitive DNA of the genome is observed in the non-coding regions यानी repetitive DNA of the genome. ब्रैकेट में नॉन कोडिंग में ही क्यों? क्योंकि वो क्या अफेक्ट नहीं करता? फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी को अफेक्ट नहीं करता. ब्रैकेट में लिख लेंगे सिंस चेंजेस इन द नॉन कोडिंग रीजन्स, since changes in the non-coding regions do not affect the physiology, non-coding regions do not affect the physiology or reproductive efficiency of organisms, do not affect the physiology or reproductive efficiency of organisms. ठीक है, तो ये हमारे पास डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म. फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. टेक्निक किसने डेवलप की थी? एलेक जेफरीज ने. अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस ही है कौन से रीजन्स को आइडेंटिफाई करना? नॉन कोडिंग यानी रेपिटेटिव डीएनए को आइडेंटिफाई करना. तो लिख लेंगे द प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग the principle of DNA fingerprinting is in the identification of the principle of DNA fingerprinting is in the identification of specific regions of DNA is in the identification of specific regions of DNA called repetitive DNA. The identification of specific regions of DNA called repetitive DNA. Regions of the DNA called repetitive DNA. अब ये जो repetitive DNA है या जिसको हम और किस नाम से जान सकते हैं? सैटेलाइट DNA. इनके भी दो टाइप्स होते हैं. एक मिनी सैटेलाइट्स और एक माइक्रो सैटेलाइट्स. माइक्रो सैटेलाइट्स तो बहुत छोटे होते हैं, उसको हम ध्यान नहीं रखते. मिनी सैटेलाइट्स जो हैं वो जनरली 10 से 60 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं, या एनसीईआरटी में दे रखा है 0.1 से लगभग 20 किलो बेस पेयर तक के लंबे हो सकते हैं. और इन मिनी सैटेलाइट्स को हम लोग किस नाम से जानते थे? VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. एक मिनट ये बना लो आप, फिर हम देखेंगे क्या मतलब है इसका.
चला, चल गया। चला, ठीक है। अच्छा, अभी ये टैंडम रिपीट का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कहा ए के बाद बी आया, बी के बाद वापस ए, फिर बी, ए बी ए बी ए बी ए बी, 1 2 1 2 1 2 1 2, इन्हें क्या कहते हैं? टैंडम रिपीट्स। टैंडम रिपीट्स का वेरिएबल नंबर का मतलब है हर इंडिविजुअल में ये टैंडम रिपीट्स होते हैं और इनकी संख्या या इनका टाइप अलग अलग होता है। मैंने कहा 100 इंडिविजुअल्स हैं, तो 100 इंडिविजुअल्स में जो टैंडम रिपीट्स हैं उनकी संख्या या उनका टाइप अलग अलग होगा। जब हर इंडिविजुअल का वीएनटीआर अलग अलग है तो हम इसको क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग किसकी बात करेंगे, किसको आइडेंटिफाई करने में काम करेंगे? मिनी सैटेलाइट्स या वीएनटीआर्स। तो अब लिखेंगे पॉइंट यहां पर। हाँ, टैंडम का मतलब एक जैसे 1 2 1 2 1 2, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद वापस 1 आया, 1 के बाद वापस 2 आया, इसका कहते हैं टैंडम रिपीट। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये टैंडम रिपीट्स है। और इन, हाँ, रेंज अलग है ना 10 से 60 की। किसी में अगर अपन दोनों में 60 60 है तो मेरे में 80 80 का टैंडम रिपीट होगा, आप में जीसी जीसी का होगा, आप में सीजी सीजी का हो सकता है, किसी में टीए टीए का हो सकता है, किसी में एजी एजी का हो सकता है। कितनी प्रोबेबिलिटीज हैं? नहीं होता ना। सिर्फ आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं जिनका डीएनए आइडेंटिकल होता है, बाकी नहीं होता। बाकी होता तो क्लोन कहलाते एक दूसरे के वो। नहीं नहीं नहीं, वो एक्सप्रेशन अलग। देखो, डीएनए का आइडेंटिकल होना का मतलब ये कतई नहीं है कि फिनोटाइप भी सेम होगा। आइडेंटिकल ट्विन्स सिर्फ आइडेंटिकल ट्विन्स का मतलब ये थोड़ी है कि वो भी गोरा होगा वो भी गोरा होगा, नहीं, क्योंकि फिनोटाइप किस पे डिपेंड करता है? जीनोटाइप और एनवायरमेंट पे। मैंने कहा आइडेंटिकल ट्विन्स पैदा हुए, एक आइडेंटिकल ट्विन पैदा हुए, एक को आपने रखा राजस्थान में, एक को आप ले गए कश्मीर में, 20 साल बाद दोनों का फिनोटाइप सेम होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों का एनवायरमेंट अलग अलग मिला। दोनों का डीएनए 100% आइडेंटिकल होगा, लेकिन दोनों का फिनोटाइप डिफरेंट होगा। मैंने ये भी बताया था आपको, आपके शरीर में हर एक सेल में सेम डीएनए है या डिफरेंट डीएनए है? सेम, आइडेंटिकल। स्किन सेल, लिवर सेल, मसल सेल, ब्रेन सेल, हर सेल में डीएनए सेम आइडेंटिकल है, लेकिन फिर भी सारे सेल एक जैसे हैं क्या? अलग अलग है। क्यों? एक्सप्रेशन अलग अलग है। सब में डीएनए सेम है, सब में जीन सेम है, लेकिन सब में प्रोटीन एक्सप्रेशन अलग अलग है। आज आपको क्या लगता है, इंसुलिन की जीन केवल पैंक्रियास के सेल्स में है क्या? आपके स्किन सेल में भी है, लेकिन वो इंसुलिन बना केवल किस में रही है? पैंक्रियास में। इंसुलिन का डीएनए आपके बॉडी के हर एक सेल के अंदर है। आपका स्किन सेल में इंसुलिन ग्लूकागॉन का डीएनए है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहा क्योंकि जरूरत नहीं पड़ रही। हाँ, तो एक्सप्रेशन डीएनए कैन बी आइडेंटिकल, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फिनोटाइप भी आइडेंटिकल होगा। वो डिफर करेगा, एनवायरमेंट पे निर्भर करेगा, एक्सटर्नल एनवायरमेंट पे निर्भर करेगा, इंटरनल पे निर्भर करेगा, एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे नेक्स्ट फिर, द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। The basis of DNA fingerprinting is based on the identification of mini satellites or VNTR. Basis of DNA fingerprinting is in the identification, is based on the identification of mini satellites or VNTRs. The basis of DNA fingerprinting is based on the identification of VNTRs or mini satellites.
अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जब हम स्टेप्स पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स का रिवीजन हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि उसमें सारे स्टेप्स वही हैं जो हमने प्रिंसिपल्स में पढ़े हैं। अब देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझने या स्टेप्स देखने के लिए अपन एक केस स्टडी लेते हैं। केस स्टडी का मतलब है अपन मर्डर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक केस स्टडी है, एक मर्डर सीन है। यहां पर आपके पास विक्टिम है जिसकी डेथ हो गई, और विक्टिम डेड हुआ है, और आपको कितने लोगों पे? 3 लोगों पे शक है, ए, बी और सी। इन 3 व्यक्तियों पे आपको शक है कि इन तीनों में से खून किया है किसी ने। किसी चौथे ने किया हो तो पता नहीं, हमको शक इन तीनों पर है कि इन तीनों में से किसी ने खून किया है। अब जिन भी व्यक्तियों पे आपको शक है, आपने उन तीनों का डीएनए सीक्वेंस कर लिया। तो आपने देखा जो व्यक्ति ए है उसका वीएनटीआर मैंने कह दिया 80 80 80 का रिपीट है। कौन सा टैंडम रिपीट है? 80 80 का टैंडम रिपीट है। बी में मैंने कह दिया जीसी 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 का टैंडम रिपीट है। और तीसरे में मैंने कह दिया सी ए का टैंडम रिपीट है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि तीनों आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है, तो तीनों का वीएनटीआर एक दूसरे से अलग अलग होगा, और तीनों का वीएनटीआर ये रहा, मुझे पता चल गया। अब विक्टिम मरा है तो विक्टिम का तो ब्लड होगा ही होगा, लेकिन विक्टिम जब मरा तो उसमें जो किलर था उस वहां पे आपको क्राइम सीन पर उसके या तो हेयर फॉलिकल्स मिल गए या उसका कोई ब्लड सैंपल मिल गया, ठीक है। अगर उसने बड़ी चालाकी से खून किया है कि अपना कोई छाप ही नहीं छोड़ी तो अलग बात है, फिर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम मान के चल रहे हैं कि जो किलर है उसके हेयर फॉलिकल्स या ब्लड सैंपल आपको मिल गया, तो आपको पता है कि हेयर फॉलिकल्स के बेस पे सेल्स होते हैं, ब्लड में भी WBC होते हैं, तो आप डीएनए तो निकाल ही लोगे। तो अब स्टेप क्या करोगे? आपको सिर्फ यह करना है कि ये जो ब्लड सैंपल या हेयर फॉलिकल किलर का मिला है उसमें से डीएनए आपको स्टडी करना है। उस डीएनए में जो वीएनटीआर होगा उसको इनसे मैच करना है, जिससे मैच कर जाएगा वही किलर है। सिंपल। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे? ब्लड सैंपल या हेयर फॉलिकल से डीएनए को आइसोलेट करोगे। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या हो गया? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आपने डीएनए को आइसोलेट कर लिया। कैसे आइसोलेट करोगे? सारे स्टेप्स। आरएनए को रिमूव करने के लिए आरएनएसेस, प्रोटीन्स को रिमूव करने के लिए प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेट्स को रिमूव करने के लिए सीटीएबी, और डीएनए को चिल्ड इथेनॉल से स्पूल कर लोगे। तो आपने डीएनए आइसोलेट किया। अब आपने देखा यार मेरे को किलर का बहुत कम डीएनए मिला है, तो मुझे उस डीएनए को क्या करना पड़ेगा? एम्पलीफाई। तो मेरे को अब सेकंड स्टेप हो गया एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए यूजिंग पीसीआर। तो इसका मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सेंसिटिविटी बढ़ाने में किसका यूज किया जाता है? पीसीआर का। फिर आपके पास तीसरा स्टेप होता है कि आपने डीएनए को एम्पलीफाई कर दिया, अब आप उस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करोगे। डाइजेशन विथ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। अब यहां पर एक नया टर्म मैं यूज करूंगा जिसे हम कहते हैं RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, सवाल आपसे पूछूंगा मैं, फिर बताऊंगा। मान लो 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, 2 अलग अलग व्यक्तियों का डीएनए मैंने आपको दे दिया, 2 डिफरेंट पर्सन्स, 2 डिफरेंट डीएनएस। अगर आप 2 अलग अलग डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हो, अगर आप 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स के डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटोगे, तो जो डीएनए फ्रैगमेंट्स आपको मिलेंगे वो दोनों इंडिविजुअल्स में सेम मिलेंगे या अलग अलग? काटा आपने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से है। कितने लोग सेम? क्यों? सेम सीक्वेंस पे काटेगा, ठीक है। सेम, वापस अपना सोचो, सेम सीक्वेंस पे काटेगा तो आपको बराबर लेंथ मिलेगी सब डीएनए फ्रैगमेंट्स की। दोनों के डीएनए में सेम जगह वो सीक्वेंस होगा? अलग अलग होगा ना। जब आप 2 अलग अलग व्यक्तियों का डीएनए सीक्वेंस अलग अलग है, तो उनमें अलग अलग जगह पर सीक्वेंसेस होंगे,
तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटेगी तो उन्हीं सीक्वेंसेस पर वो अलग अलग जगह पाए जाएंगे, तो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स मिलते हैं। मतलब हर इंडिविजुअल का आरएफएलपी दूसरे इंडिविजुअल के आरएफएलपी से अलग होगा। आज मेरे डीएनए को इको R1 से काटूं तो मेरे डीएनए के फ्रैगमेंट्स की लेंथ आपके डीएनए को जब मैं इको R1 से काटूं तो उसके फ्रैगमेंट्स की लेंथ और मेरे डीएनए फ्रैगमेंट्स की लेंथ अलग अलग होगी, तभी तो मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि ये मेरा डीएनए। आप आईडी के बेसिस पे इंडिविजुअल को पता कर सकते हो, तो मैं डीएनए के बेसिस पे इंडिविजुअल को पता कर सकते हैं, यही तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। तो अगर मैं डीएनए के बेसिस पे एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकता हूं तो हर व्यक्ति का डीएनए अलग हुआ, यूनिक हुआ। उसको आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा तो उसने अलग अलग फ्रैगमेंट जनरेट किए दूसरे डीएनए के फ्रैगमेंट से। इन्हें क्या कहते हैं? आरएफएलपी। जब आप डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हो तो बहुत सारे फ्रैगमेंट्स जनरेट होते हैं और उन सब की लेंथ दूसरे डीएनए से अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। इसे ही क्या कहते हैं? सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस के डीएनए को अगर आप सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटोगे तो सेम लेंथ मिलेगी, इसलिए आइडेंटिकल ट्विंस के केस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम नहीं करेगा। तो फिर नॉर्मल फिंगरप्रिंट तो अलग होएगा ना। आप समझ रहे हो? आइडेंटिकल ट्विंस के डीएनए आइडेंटिकल हैं, फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होंगे एनवायरनमेंट के कारण। ये फिंगरप्रिंट्स किस पे निर्भर करता है? जीनोटाइप और एनवायरनमेंट। जो मजदूर है उसके फिंगरप्रिंट्स अलग होंगे, एसी में बैठ के बॉस जो साइन कर रहा है उसके फिंगरप्रिंट्स अलग होंगे, तो एनवायरनमेंट भी तो अफेक्ट कर रहा है। फिंगरप्रिंट्स डिफर कर सकते हैं, डीएनए तो आइडेंटिकल ट्विंस का हमेशा सेम ही रहेगा। तो आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को काट लिया, डीएनए को काट लिया तो डीएनए के बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हो गए। अब इन फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कैसे करोगे? डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए सेपरेशन यूजिंग एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके डीएनए को चार्ज के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। शाबाश, डीएनए को साइज के बेसिस पर सेपरेट करते हैं। फिर आपने डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर लिया जेल में। अब सेपरेट करने के बाद नया टेक्निक आता है जिसे हम क्या कहते हैं? सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न साइंटिस्ट का नाम था। सदर्न ब्लॉटिंग में हम लोग क्या करते हैं? आपने डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर लिया जेल पर। अब जेल पर सेपरेट करने के बाद आपने डीएनए फ्रैगमेंट्स को डीनेचर करते हैं, मतलब उसको सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको जेल से निकालकर एक नायलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करते हैं। तो जब आप डीएनए फ्रैगमेंट्स को जेल से निकालकर नायलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करते हो तो उसे क्या कहते हैं? सदर्न ब्लॉटिंग। ये टेक्निक आरएनए के लिए करते हो तो नदर्न ब्लॉटिंग, ये टेक्निक प्रोटीन्स के लिए करते हो तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहलाती है। इसका मतलब सदर्न ब्लॉटिंग के द्वारा आपने सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स को किस पर ट्रांसफर कर दिया? एक नायलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर दिया। अब व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? इन वीएनटीआर को ढूंढ रहे हो आप, तो अब आप क्या बनाओगे? इनके प्रोब्स बनाओगे, वीएनटीआर प्रोब्स बनाओगे, मतलब जो किसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? वीएनटीआर के। तो आप एक प्रोब क्या बनाओगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री? टी ए टी ए टी ए, इसका सी जी सी जी सी जी, इसका जी टी जी टी जी टी। आपने इसको रेड से रेडियो लेबल कर दिया, इसको येलो से कर दिया, इसको ग्रीन से कर दिया, तीनों को अलग अलग कलर से रेडियो लेबल कर दिए और इन प्रोब को आपने नायलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर दिया। अब हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन हुआ और आपने देखा कि फोटोग्राफिक फिल्म या ऑटो रेडियोग्राफी में येलो कलर दिखाई दिया। येलो कलर दिखाई दिया मतलब कौन सा प्रोब हाइब्रिडाइज किया? ये। मतलब कौन सा डीएनए सीक्वेंस है? जीसी जीसी जीसी, मतलब खूनी कौन है? पी। तो आप वीएनटीआर प्रोब्स डिजाइन करोगे, उनको हाइब्रिडाइज करवाओगे और हाइब्रिडाइज करने के बाद ऑटो रेडियोग्राफी से डिटेक्ट करोगे। जिस तरह का प्रोब हाइब्रिडाइज करेगा उस तरह का वीएनटीआर एग्जिस्ट कर रहा है और जिस तरह का वीएनटीआर है वो वाला इंडिविजुअल किलर है। हाँ, अगर आपके पास डीएनए सैंपल नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते फिर।
अब आप बोलो कि सर कोई का डीएनए मैच नहीं करा, तो ऑब्वियसली बात है आपने मिस कर दिया किलर को। अब वो तो देखो सारी पॉसिबिलिटी है, हम तो मान के चल रहे हैं कि ये सस्पेक्ट में से ही है और आपको डीएनए मिला है एंड सो। हाँ, सस्पेक्ट टकला हुआ तो उसका खून मिला, खून भी नहीं, अनीमिक था, खून भी नहीं मिल पाया, तो फिर छूट जाएगा, और तो क्या है। तो अगली बार जब आप खून करो तो बाल कटवा के करो। लिखो, क्लियर है ये स्टेप्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सारे। इथिडियम ब्रोमाइड क्यों, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, कर लो स्टेन, इसमें ऑटो रेडियोग्राफी में काम हो जाता है। स्टेप्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पहला, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। पहला स्टेप, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सेकंड, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए यूजिंग पीसीआर। सेकंड, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए यूजिंग पीसीआर। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, पीसीआर इंक्रीजेस द सेंसिटिविटी ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। PCR increases the sensitivity of DNA fingerprinting. The sensitivity of DNA fingerprinting. तीसरा, digesting the DNA with restriction endonucleases. द सेंसिटिविटी ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। भले ही बहुत कम डीएनए मिला हो तो भी आप उसको एम्पलीफाई करके स्टडी कर सकते हो विथ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। फिर यहां पे एक नोट लिख लेंगे, RFLP, डाइजेस्टिंग द डीएनए विथ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। RFLP नोट में लिखना है, RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। It refers to the difference, RFLP में लिख रहे हैं, it refers to the difference in the length of DNA fragments. It refers to the difference in the length of DNA fragments generated by restriction enzymes. It refers to the difference in the length of DNA fragments generated by restriction enzymes. Every individual will have a unique RFLP. हाँ, इसी में नेक्स्ट पॉइंट, every individual has a unique RFLP and hence RFLP are used as molecular markers and hence हाथ दुखने लगे and hence RFLP are used as molecular markers. जब हर एक इंडिविजुअल का RFLP डिफरेंट होगा तो उसको हम किसके रूप में यूज कर सकते हैं, मार्कर यानी आईडी के रूप में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स यूजिंग एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स यूजिंग एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तपेंद्र जी मैं डिक्टेट करा रहा हूं बेटा, आपको लिखना है वो। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स यूजिंग एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर नेक्स्ट सदर्न ब्लॉटिंग इंपॉर्टेंट है। सदर्न ब्लॉटिंग, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स from the gel matrix onto transfer of DNA fragments from gel matrix onto nylon or nitrocellulose membrane, from gel matrix onto nylon या nitrocellulose membrane is called southern blotting. हाँ, सदर्न साइंटिस्ट का नाम था, ब्लॉटिंग नाम नहीं था उसका, सदर्न साइंटिस्ट का नाम था। हाँ, देखा आपने, दिशा भी तो नाम होता ही है। ठीक है, यहां पर एक नोट लिखेंगे। ठीक है, प्रोटीन ब्लॉटिंग को हम क्या कहते हैं? वेस्टर्न ब्लॉटिंग। नहीं, वो उसके बेसिस पे फिर नाम दे दिए गए। प्रोटीन ब्लॉटिंग को वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहते हैं और आरएनए ब्लॉटिंग को नदर्न ब्लॉटिंग। नहीं नहीं, ब्लोटिंग अलग चीज है, ब्लॉटिंग अलग चीज है। ये ब्लॉट है, ट्रांसफर करना एक मेम्ब्रेन पे। सेम, आरएनए को आप इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करोगे, फिर उसको जेल से निकालकर नाइलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करोगे तो अब नदर्न ब्लॉटिंग है। प्रोटीन्स को इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करोगे, फिर जेल मैट्रिक्स से निकाल के नाइलॉन पे ट्रांसफर करोगे, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप, यूज ऑफ VNTR प्रोब्स, use of VNTR probes, comma, their hybridization, use of VNTR probes, comma, their hybridization and detection using autoradiography. And their detection using autoradiography. Use of VNTR probes, comma, their hybridization and detection using autoradiography. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, सारे स्टेप्स हो गए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एप्लीकेशन कहाँ होती है? 3 जगह हम यूज करते हैं। एक तो क्राइम सीन्स में हमने देख लिया, फोरेंसिक्स में यूज करते हैं। दूसरा बच्चों के पिताजी पता करने के लिए, पेटर्निटी डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, और एवोल्यूशनरी स्टडीज के लिए यूज करते हैं। तो लिख लो पहले एप्लीकेशंस, फिर क्वेश्चन देखते हैं इसमें कैसा। एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर, applications of PCR.
हाँ सॉरी यार, एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पहला, इन फोरेंसिक्स दैट इज सॉल्विंग या क्राइम सीन्स, ठीक है, फोरेंसिक्स या क्राइम सॉल्विंग में यूज करते हैं, पैटर्निटी डिस्प्यूट्स और स्टडिंग एवोल्यूशन। ठीक है, देखो अब क्राइम को सॉल्व करने में कैसे यूज करते हैं वो अपन ने देख लिया एग्जाम्पल के थ्रू। अब पैटर्निटी डिस्प्यूट्स में मतलब कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, तो उसमें देखो ठीक है, ये आपके पास एक, या तो मैंने नायलॉन मेम्ब्रेन मान लो या इलेक्ट्रोफोरेसिस है जो भी है, इसमें आपके पास चाइल्ड डीएनए दे रखा है और आपके पास 3 सैंपल है, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3। ये डेटा के बेसिस पर आपको बताना है कि कौन सा सैंपल इज मोस्ट लाइकली टू बी द फादर ऑफ चाइल्ड डीएनए। सेकेंड वाले कितने दिन है? 6। 3 ही सैंपल हैं। पृथ्वी जी गुड मॉर्निंग। अरे 3 ही सैंपल है भगवान। चाइल्ड डीएनए मतलब फादर डीएनए का पता करने के लिए बच्चे के डीएनए से ज्यादा मैचिंग होनी चाहिए या कम मैचिंग होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, सीधी सी बात है। आपके पास चाइल्ड डीएनए किस किस लेन में है? लेन 2, लेन 4 और लेन 5, ये आपके पास चाइल्ड डीएनए। सैंपल 1 देखो, सैंपल 1 का कोई भी डीएनए फ्रैगमेंट चाइल्ड डीएनए से मैच ही नहीं कर रहा। ये मैच नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, तो सैंपल 1 लाइकली नहीं है डैड। सैंपल 2 में आपके पास एक ही डीएनए फ्रैगमेंट है जो चाइल्ड डीएनए से मैच कर रहा है।
और सैंपल 3 में आपके पास 2 डीएनए हैं जो मैच कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मैच कौन सा डीएनए चाइल्ड डीएनए से कर रहा है? तो मोस्ट लाइकली फादर क्या हो गया? सैम। अरे तो इनमें से लाइकली मतलब मेरे यार, दुनिया में हर चीज प्रोबेबली होती है, प्रोबेबिलिटी। एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट तो होने के बाद होता है, पहले तो प्रोबेबिलिटी होती है सर। ठीक है, बना लो, ध्यान रहेगा। हाँ मत बनो। एक मिनट, एक वो एनिमल क्लोनिंग वाला फीचर देख लेते हैं, डॉली वाला देख लेते हैं। ठीक है, हटा लो ये तो। अब देख लो एक क्लास में एनिमल क्लोनिंग कैसे की गई थी और कैसे डॉली शीप बनाई गई थी, उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास एनिमल क्लोनिंग से जो पहली क्लोन शीप बनाई गई थी वो कैसे थी? डॉली। मतलब, और इसमें हम ये भी देख लेंगे कि एनिमल क्लोनिंग हम करते कैसे हैं। देखो, जब आपको कभी भी क्लोन बनाना है तो क्लोन के लिए आपको कैसा सेल चाहिए? कोई भी सोमैटिक सेल चाहिए, बॉडी सेल। तो हमने यहां पे क्या किया, यहां पर एक डोनर शीप जिसका आपको क्लोन करना है। डोनर शीप मतलब जिसको आपको क्या करना है? क्लोन। उसके क्या लिए? सोमैटिक अडर सेल्स। अडर सेल्स मतलब जहां से दूध निकलता है। तो डोनर शीप के हमने क्या लिए? सोमैटिक अडर सेल्स। और ये सोमैटिक अडर सेल्स मतलब ये 2n डिप्लॉइड सेल्स थे। अब इन सोमैटिक अडर सेल्स आपको अगर क्लोन करना है तो क्लोन के लिए पूरा सेल जरूरत नहीं है। क्या चाहिए आपको? एक न्यूक्लियस चाहिए। तो आपने सोमैटिक अडर सेल्स का क्या ले लिया? न्यूक्लियस। फिर आपने क्या किया? आपने एक एग सेल लिया और एग सेल का न्यूक्लियस रिमूव कर दिया। एग सेल का न्यूक्लियस रिमूव कर दिया तो ये आपके पास क्या बन गया? ई न्यूक्लिएटेड एग सेल। और अब इस ई न्यूक्लिएटेड एग सेल में आपने क्या डाल दिया? सोमैटिक अडर सेल्स का न्यूक्लियस। तो अब आपके पास ये आपने न्यूक्लियस को किस में ट्रांसफर कर दिया? ई न्यूक्लिएटेड एग सेल में।
ट्रांसफर न्यूक्लियस इनटू एग सेल। ये एक जाइगोट के रूप में काम करेगा, बिल्कुल ये एक जाइगोट के रूप में काम कर दिया। इसको आपने एक सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर इनटू सरोगेट शीप। वहां पर ये मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा, ब्लास्टोमियस बनाएगा, और ब्लास्टोमियस से जो नया क्लोन जो बनेगी नई शीप, उसी को हमने क्या कह दिया, डॉली। तो इसका जेनेटिक मटेरियल हूबहू किसके जैसा होगा, सोमैटिक अडर सेल्स, मतलब जिस शीप का आपने न्यूक्लियस लिया है। तो क्लोन बहुत आसान है, आपको जिस भी एनिमल का क्लोन करना है उसका कोई भी सोमैटिक सेल ले लो, उसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस निकाल लो। एक एग सेल चाहिए आपको वेहिकल के रूप में, उसका न्यूक्लियस हटाकर ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस आप उस एग सेल में ट्रांसफर कर दो। ये जाइगोट के रूप में काम कर रहा है, क्लोन होगा। इसको आप सरोगेट शीप में डाल दो, वहां पर वो डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, इम्प्लांटेशन, पार्चुरेशन, और जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो हूबहू किसका क्लोन होगा, जिसका आपने सोमैटिक सेल लिया है। ये आपके पास डॉली शीप है। इसके बाद पॉली भी बनाई गई, मॉली भी बनाई गई, जॉर्ज काओ बनाई गई, चार्ली काओ बनाई गई, ये सब यही सिस्टम के थ्रू। पता नहीं किसने रखा डॉली, बना लो। नहीं 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 नहीं, कहाँ सोमैटिक, दो सेल को कहाँ फ्यूज कर रहे हो, एक सेल है और एक न्यूक्लियस है, नहीं है। सोमैटिक हाइब्रिडेशन में 2 डिफरेंट सेल्स आर इन्वॉल्व, यहां पर कहां 2 डिफरेंट सेल्स हैं। तो क्लोन किसका बनेगा, क्लोन के लिए आपको एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस चाहिए ना। कोई भी, इसमें सोमैटिक अडर सेल्स लिए, आप कोई भी बॉडी सेल ले लो, डॉली में डोनर शीप के अडर सेल्स लिए, बाकी आप कोई भी ले सकते हो। होना सोमैटिक सेल चाहिए जिसमें मियोसिस नहीं हुआ हो, क्योंकि मियोसिस होती है तो इसमें वेरिएशन आ गया, फिर वो क्लोन थोड़ी बन पाएगा। ठीक है भाई, तो बायोटेक्नोलॉजी हमने कंप्लीट कर लिया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आप पढ़ ही चुके हो। ठीक है, सबसे ज्यादा जीन्स कौन से क्रोमोसोम पर होती है, कितनी होती है, सबसे कम जीन्स कितनी, पूरे ह्यूमन, हाँ पूरे ह्यूमन जीनोम में एसएनपीस कितने होते हैं, 1.4 मिलियन। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्लोनिंग वेक्टर्स किसे यूज किए गए थे,
बैक और यैक को यूज किया था। फाइनल क्रोमोसोम जो सीक्वेंस हुआ था वो क्रोमोसोम 1 मई 2006। चलो बढ़िया, चालू कर दे नया चैप्टर। नहीं नहीं, छोटा वो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, छोटा है। सब सही है, गलत तो इंसान होता है। हो देखो, दुनिया बना देती है। ठीक है भाई, तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और माइक्रोब्स हम लोग आज क्या कल खत्म भी कर ही लेंगे, मतलब फिर प्लांट फिजियोलॉजी चालू करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी में फिर हम रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट। अच्छा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी कितना हो गया आपका? अच्छा, तो अभी क्या चल रहा है? खत्म नहीं हुआ गया? अच्छा, ओके, अच्छा। ठीक है, अब देखो, छोटा चैप्टर है लेकिन हर साल एक प्रश्न इससे आता ही आता है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल्स आपको याद रखने, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और उनके माइक्रोब्स, मतलब उनसे क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं और उन प्रोडक्ट्स का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। घर में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहाँ कहाँ यूज करते हैं? दूध से दही बनाने में, डोसा बनाने में, इडली बनाने में, डो बनाने के लिए, हाँ, ब्रेड बनाने में। अल्कोहल घर पे बनाते हो? इंडस्ट्रियल यूज नहीं पूछा मैंने, हाउस होल्ड पूछा। ऐसे घर की बातें यहां नहीं करा करो। क्या क्या? हाँ हाँ, आयोडेक्स वाली ब्रेड। और मतलब, तो ये दूध से दही बनाने में कौन से बैक्टीरिया यूज करते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस दोनों है। ठीक है, तो जब आप दूध से दही बनाते हो तो बैक्टीरिया क्या करता है? शाबाश, मिल्क प्रोटीन्स को कोएगुलेट और पार्शली डाइजेस्ट करता है और उसको कर्ड में कन्वर्ट करता है। कर्ड का क्या फायदा? विटामिन B12 की मात्रा ज्यादा होती है। विटामिन B12 इज ऑल्सो कॉल्ड एज, विटामिन B12 इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइनोकोबैलेमीन। और ये विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए क्यों बढ़िया है? क्या? आरबीसी को मैच्योर करने के लिए B12, खून कम हो जाता है ना, खून की कमी होती है, डॉक्टर क्या बोलता है? B12 कम है। B12 आरबीसी को मैच्योर करने में काम करता है। हाँ, विटामिन B12 को शरीर में एब्जॉर्ब कौन करता है? कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर कौन से सेल सिक्रीट करते हैं? पेनेट सेल्स। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर स्टमक में है। हाँ, पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल जो HCl सिक्रीट करते हैं वही कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करते हैं। और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में काम करता है और विटामिन B12 आरबीसी को मैच्योर करता है। और कौन सा विटामिन आरबीसी को मैच्योर करता है अपार्ट फ्रॉम B12?
शाबाश, फोलिक एसिड, इसलिए खून की हमें फोलिक एसिड की टैबलेट्स भी देते हैं और B12 भी देते हैं। गुड। तो विटामिन B12 का फायदा है दही, इसलिए जब दही आपको खाना चाहिए, क्योंकि और वेजिटेरियन डाइट में B12 मिलता ही नहीं है, बहुत कम। बिल्कुल, स्टमक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन द स्टमक को बिल्कुल एसिड प्रोड्यूस करेगा, तो बाकी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के विरुद्ध काम करेगा। ठीक है, बिल्कुल यही प्रोबायोटिक्स है। तो दही खाया करो यार, जितना हो सके रिफाइंड और पैकेज फूड अवॉइड करा करो। ये जितने खाने के सामान और जितने खाने पीने के सामान डब्बे में बंद है, जितना रिफाइंड है, जितना पैकेज्ड है, उतना ही खराब है शरीर के लिए। जितना हो सके रॉ, नेचुरल या कच्चा लिया करो, क्योंकि जैसे जैसे वो पैकेज होता रहता है, जैसे जैसे वो रिफाइन होता रहता है और ख़राब होता रहता है। सोचो आप, शक्कर कैसे होती है रंग की? ब्राउन। जब गन्ने से शुगर निकलती है ब्राउन होती है, और मार्केट में बिकती है सफ़ेद। सोचो आप क्या किया है उसके साथ। नमक जब निकलता है तो काला होता है, मार्केट में बिकता है कैसा हो जाता है? क्या किया है उसके साथ? प्रेजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, ब्लीच किया जाता है, कलर इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, सारे कार्सिनोजेनिक होते हैं आधे से ज्यादा। तो क्या क्या किसके कपड़े थोड़ी खरीद रहे हो यार, अलग अलग रंग के। नमक कौन से रंग के आता है? और सेंधन, अब वो मतलब वो होता तो वो कम रिफाइंड, वो क्या नहीं कहते राइस में, पर कहते चावल ब्राउन राइस इज गुड देन व्हाइट राइस। तो ऑब्वियसली बात है, ब्राउन मतलब वो कम रिफाइंड है। जो जितना कम रिफाइंड होगा उतना बेहतर होगा। ब्राउन का मतलब है उसमें फाइबर और बचे हुए हैं थोड़े से, उसको कम ब्लीच किया गया है, कम रिफाइन किया गया है। आटा और मैदे में मैदा खराब क्यों होता है? और रिफाइंड। आप गेहूं आता है, गेहूं में सबसे ज़्यादा फाइबर्स हैं, कॉर्न में जब आप मिलते हो, फिर उसके फाइबर्स को और कम कर देते हैं तो फिर वो आटा बनता है, फिर और खत्म कर दो तो फिर मैदा बन जाएगा। उसका सारा कस निकाल दो, उसके सारे फाइबर्स निकाल दो, तो जो पेस्ट बच जाता है उसको फिर मैदा और भी खराब है वो। और सारा जंक फूड आपका इस मैदे से ही बनता है, सारा का सारा। हाँ, मैं बात क्या कर रहा था, लेकिन मैं वहां पे पहुंचा क्यों? दही बड़े खाया करो। हाँ हाँ हाँ, दूध से दही बना रहे थे, ये तो पहला हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो गया। फिर दूसरा आप लोग, फर्मेंटेशन क्या होता है? हाँ, फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड बनता है, लेकिन वो तो हमारे मसल्स में बनता है। एक ना आराम से बताओ मेरे पास, जंबल्ड सेंटेंसेस मत फेंको कि मैं रीअरेंज कर दूं उसको। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में फर्मेंटेशन का क्या योगदान है? तो CO2 से क्या होता है? खमीर उठता है। इडली डोसा फ्लफी ना, हाँ, खमीर उठना कहते हैं उसको हिंदी में। फ्लफी, गुड शब्द। वो फ्लफी डफ जो फूलता है वो CO2 के रिलीज के कारण। तो फर्मेंटेशन का यूज इडली बनाने में, डोसा बनाने में, ब्रेड बनाने में आपने बता दिया, मैं मान गया। सैप को फर्मेंट करने में भी। एक चीज आप मिस कर रहे हो जहां पर फर्मेंट, चीज। हाँ, स्विस चीज होती है और एक रॉकफोर्ड चीज होती है। रॉकफोर्ड चीज मिलती है फंगाई से, और ये जो स्विस चीज है प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी से। और एनसीईआरटी में दे रखा है जितने बड़े छेद होते हैं उतना महंगा होता है चीज। वो टॉम एंड जेरी में देखा होगा आपने, बड़े बड़े खड्डे वाले चीज सब ने। हाँ, तो फिर वो जितना चीज, जितना छेद ज्यादा है मतलब उतना ज्यादा CO2 रिलीज हुआ है, उतना बेहतर वो फर्मेंटेड है, उतना टेस्ट उसका बेहतर होगा और उतना ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। हाँ, तो चीज मेकिंग में भी हम यूज करते हैं। वो टॉडी था एक एनसीईआरटी में। साउथ इंडिया में वेलकम ड्रिंक बनती है, कैसे बनती है? पाम ट्री के सैप को फर्मेंट करके बनाई जाती है। चलो गुड। ये नॉर्मली जब आप ब्रेड बनाते हो तो उसमें फर्मेंटेशन में कौन सा माइक्रोब? यीस्ट, उसका नाम स्ट्रेप्टोम सैकेरोमाइसिस। हाँ, स्ट्रेप्टोमाइसिस अलग चीज है, स्ट्रेप्टोमाइसिस यीस्ट नहीं है। स्ट्रेप्टोमाइसिस कौन बताएगा क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिस जिसने बता दिया ना, मतलब दिल खुश आज मेरा मंगलवार को। स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या है मुझे बता दो।
फंजाई नहीं, लगती फंजाई जैसी है, नाम भी फंजाई जैसा है, पर फंगाई है नहीं। यू बैक्टीरिया के अंदर आता है एक्टिनोमाइसिटीज, और उस एक्टिनोमाइसिटीज में ये स्ट्रेप्टोमाइसिस, फ्रैंकिया, माइकोबैक्टीरियम, ये सब आते हैं। माइकोबैक्टीरियम कौन सा सिम्बायोटिक है? माइकोबैक्टीरियम पैरासाइट है। माइकोबैक्टीरियम से लेप्रेसी होती है, माइकोबैक्टीरियम से ट्यूबरकुलोसिस होती है। सिम्बायो, आप नहीं चाहोगे कि माइकोबैक्टीरियम मेरे साथ रहे, नो। सिम्बायोसिस मतलब साथ साथ रहना और दोनों को बेनिफिट होना, तू भी फायदा ले ले, मैं भी फायदा ले लूं। तो यू विल नॉट वांट माइकोबैक्टीरियम टू सिट इनसाइड योर इंटेस्टाइन्स की तू ला जा, ना, नो। और इडली डोसा बनाने में भी हीस्ट, ये गलती होती है। पर बैक्टीरिया, बाहर एनसीआर ने साफ लिखा है, इडली डोसा बनाने में फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया यूज होगा, ब्रेड बनाने में कौन यूज होगा? यीस्ट यूज होगा। फिर ये इंडस्ट्रियल यूज में अल्कोहल फर्मेंटेशन से बना लिया आपने। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स इंडस्ट्रियल यूज में हम यूज करते हैं, बिल्कुल सही। ये सिट्रिक एसिड किससे मिलता है? अरे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? सबसे शाबाश, कौन बोला? एस्परजिलस नाइगर, गुड। एस्परजिलस नाइगर क्या है? फंगाई। कौन सी क्लास? क्या बात है यार, वेरी गुड। एस्परजिलस नाइगर एस्कोमाइसिटीज क्लास का फंगाई, और जिससे सिट्रिक एसिड मिलता है। सैक फंगाई, बिल्कुल सही। क्लब फंगाई किसे कहेंगे? बेसिडियम। फंगाई इम्परफेक्टी किसे कहोगे? गुड, सबसे लास्ट वाले, गुड। ये साइक्लोस्पोरिन एक ड्रग होती है, स्टैटिन भी होती है। चलो, स्टैटिन किससे मिलती है? ना, मोनेस्कस परपुरियस। ये होता क्या है मोनेस्कस परपुरिया? यीस्ट। तो यीस्ट मतलब कौन सी क्लास ऑफ फंगाई? एस्कोमाइसिटीज। और स्टैटिन करता क्या है? ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। क्लॉट बस्टर एंजाइम कौन सी? स्ट्रेप्टोकाइनेस। हार्ट अटैक आने पर वो डॉक्टर इंजेक्शन डालता है ना, वो किसका डालता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस का, कि ब्लड वेसल में जहां क्लॉट जम गया है वो घुल जाए। तो एंजाइम कौन सी? स्ट्रेप्टोकाइनेस। किससे मिलेगी? स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि एक बैक्टीरिया है। इतनी देर से जो आप बोल रहे हो, वो साइक्लोस्पोरिन का काम बताया नहीं किसी ने। इम्यूनो सिस्टम को सप्रेस का, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। और वो किससे मिलती है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। किस क्लास ऑफ फंगाई? ड्यूटेरोमाइसिटीज। ट्राइकोडर्मा किस में आएगी? ड्यूटेरोमाइसिटीज में। गुड। ये तेल के धब्बे लग जाए कपड़ों पर तो लाइपेजेस का इस्तेमाल करते हैं ऑयल स्टेन को रिड्यूस करने के लिए, रिमूव करने के लिए। और ये बॉटल फ्रूट जूसेस पीते हो जो, प्रोटीएजेस और पेक्टिनेजेस। चलो बढ़िया यार, याद तो है। आओ लिखें। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हम सबसे पहले देखेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। इसमें पहला ऑब्टेनिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क।
ठीक है, कर्ड फ्रॉम मिल्क में माइक्रोब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसमें एग्जाम्पल आएंगे लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, लिखेंगे फिर दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड this bacteria produces acid which coagulate and partially digest milk proteins, which coagulate and partially digest milk proteins, converting milk into curd. हाँ, which coagulate and partially digest milk proteins, converting milk into curd. फिर advantages of curd. Advantages of curd. पहला, it increases vitamin B12 content, it increases vitamin B12 या cyanocobalamin content. हाँ, और क्या, कोबाल्ट और उससे बनता है विटामिन B12। और दूसरा एडवांटेज, इट inhibits the growth of disease causing microbes in stomach. It inhibits the growth of disease causing microbes in the stomach. ठीक है, तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में पहला तो आपके पास कर्ड फ्रॉम मिल्क आ गया, माइक्रो हमने देख लिया और एडवांटेजेस ऑफ कर्ड हमने देख लिए। फिर हाउस होल्ड प्रोडक्ट में सेकंड, मतलब सेकंड में आप लिख तो लेंगे फर्मेंटेशन, और हाउस होल्ड प्रोडक्ट में फर्मेंटेशन का बाय प्रोडक्ट क्या यूज करोगे आप, CO2। इथेनॉल यूज नहीं करोगे, इथेनॉल एज अ बाय प्रोडक्ट हम इंडस्ट्रियल यूज में यूज करेंगे। तो फर्मेंटेशन का बाय प्रोडक्ट CO2 है, और फर्मेंटेशन से हम इडली, डोसा, ब्रेड, चीज, ये सब फर्मेंटेशन से।
सैकरोमाइसिस सेरेविसी ब्रेड मेकिंग में यूज होती है, इसलिए इसको बेकर्स यीस्ट। जब इसको हम अल्कोहल बनाने में यूज करते हैं, ब्रूअर्स यीस्ट, उसमें बाय प्रोडक्ट इथेनॉल यूज होता है। ठीक है, इडली डोसा बनाने में बैक्टीरिया, फिर चीज का टेक्सचर, फ्लेवर, कलर, ये सब किस पे डिपेंड करता है? किस तरह का माइक्रोब आप यूज कर रहे हो। है तो प्रोसेस तो फर्मेंटेशन ही है भाई, चीज बनाने में फर्मेंटेशन है, लेकिन अलग तरह की चीज का फ्लेवर, टेक्सचर और कलर किस कारण होगा? किस तरह का माइक्रोब हम यूज करते हैं। तो लिख लेंगे, यहां तक लिख लिया आपने इडली डोसा तक? तो लिख लेंगे चीज में फिर द टेक्सचर, फ्लेवर एंड कलर ऑफ चीज, the texture, color and flavor of cheese is dependent upon the microbe used. Is dependent upon the microbe used. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लार्ज होल्स ऑफ स्विस चीज, CO2 प्रोड्यूस बाय कौन सा बैक्टीरिया? प्रोपिनियो बैक्टीरियम शर्मानी। और रॉकफोर्ट चीज में कौन सा फंगाई काम करता है? पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। बस आज इतना ही करा। CO2 प्रोड्यूस बाय प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी बैक्टीरिया है, और रॉकफोर्ट चीज पेनिसिलियम रॉकफोर्टी जो फंगा है। ठीक है, बस बाकी कल करेंगे।